अभी तक हम जानते थे मिस्र की प्राचीन सभ्यता के बारे में या फिर प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया हमारे सामने उजागर हुई समय की गर्त में दबी हुई सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अध्याय 1 हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ईंट, मनके और अस्थियाँ यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में, जो कि क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्या है हड़प्पा सभ्यता और कैसे हुई इसकी खोज और किसने किया इसको घोषित एक नई सभ्यता, ठीक है। और इस सभ्यता के अंदर जो है भवन का निर्माण कैसा था, नगर का निर्माण कैसा था, या फिर कैसे करते थे गुजारा यहाँ के लोग, और क्या वो व्यापार करते थे, क्या क्या करते थे वो। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। सो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को मोर अपडेट के लिए। थैंक्स। एक समय था जब माना जाता था कि हमारे दुनिया में सिर्फ 2 ही सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हमें एक सभ्यता का और पता चला, जिसको नाम दिया गया हड़प्पा की सभ्यता। आखिर क्यों पड़ा इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता और क्यों कहते हैं इसे सिंधु घाटी की सभ्यता, जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सो बने रहिए वीडियो के साथ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें हम जानेंगे आखिर कैसे हुई हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो एक बार क्या हुआ, सब जिस टाइम 160 साल पहले की बातें हैं, यानी कि उस टाइम हमारा भारत और पाकिस्तान जो है वो एक ही था, यानी कि ये दोनों, इनका बंटवारा तब तक नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, यानी कि पंजाब यानी कि जो हमारा इस टाइम में पाकिस्तान के अंदर चला गया है बंटवारे के बाद, उस टाइम क्या हुआ, लाहौर से लेकर के और कराची तक इन 2 शहरों के बीच रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। और रेलवे लाइन के जो है के लिए खुदाई का काम जो यहाँ पे शुरू किया गया। जैसे ही यहाँ पे खुदाई शुरू की गई तो वहाँ पे पुरानी ईंटें, पुराने मनके यानी जानवरों की हड्डियाँ, पुराने घर, धातुएं, मिट्टी के बर्तन आदि सामग्री जो है मिलने लगी। जब पहले ये चीज़ें मिली और घरों के जो खंडर मिले, वहाँ पे जानवरों की हड्डियाँ मिली, पुरानी ईंटें, और ईंटें भी पक्की हुई एक साइज की, मनके, मिट्टी के बर्तन, धातु, पुराने घर के खंडर जो वहाँ पे मिले। पुरातत्वविदों ने जांच के दौरान बताया कि जो ये मिट्टी, ईंट, जानवरों की हड्डियाँ ये हैं, ये हमारे 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच के हैं, यानी कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के जो ये बने हैं। अब ईसा पूर्व क्या है, ये ईसा पूर्व क्या है, इसकी जानकारी कुछ ही को होती है और कुछ को नहीं होती है। हमारा जो काल स्टार्ट हुआ था, हमारा जो काल की गणना शुरू हुई थी, वो ईसा मसीह के जन्म से स्टार्ट की गई थी, यानी कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 2014 वर्ष, 2017 वर्ष, इस तरीके से आज 2021 वर्ष, यानी कि इस तरीके से जो है शुरू की गई थी। यहाँ पे 2600 ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा पूर्व के जन्म की ओर जाना, 2600 से 27 की ओर नहीं, इस तरफ जाना, यानी कि 2600 से 2500, इसी तरह से 1900, यानी कि 2600 से लेके 1900 के बीच में जो है इसका पता लगाया गया था। 2600 से 1900 के बीच में जो है इनकी ईंटें, मनके, जानवरों की हड्डियाँ व पुराने घर, मिट्टी आदि सामग्री जो है ये बने हुए थे। पुरातत्वविदों ने जो इनकी अध्ययन करके बताया। अब वो पुरातत्वविद कौन थे जानते हैं हम। इस सभ्यता की खोज में 2 पुरातत्वविदों का मुख्य योगदान रहा। पुरातत्वविद कौन थे, एक था दयाराम साहनी, आपको ये याद रखना है, और एक है राख लदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राख लदास बनर्जी। जब ये सिद्ध हो गया कि ये जो चीज़ें हमें मिली हैं ये बहुत पुरानी हैं और इनके बारे में पूरा अध्ययन हो गया, मोहर मिल गई और घर मिल गए, टीले मिल गए, तब सन 1924 में 1924 में, ये डेट आपको याद रखनी है, पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने क्या किया, इसे एक नई सभ्यता घोषित कर दी। नई सभ्यता इसे घोषित कर दिया। जॉन मार्शल ने जो इसको एक नई सभ्यता घोषित कर दिया। आखिर कैसे पड़ा हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा नाम जो है, इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक जो है स्थान पर हुई थी, जो पहले हड़प्पा नाम से जाना जाता था, जिसके कारण इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता कर दिया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि यह सभ्यता का कुछ अंश सिंधु नदी के किनारे पे जो है स्थित है, जिसके कारण जो इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ गया। यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ गया। इस सभ्यता में रहने वाले जो लोग थे वो किस तरीके से जो है अपना जीवन निर्वाह करते थे, किस तरीके से जो है अपना जीवन जो है व्यतीत करते थे,
कृषि करके, पशुपालन करके, शिकार करके और व्यापार करके, इन तरीकों से जो है वहाँ के लोग अपना जो जीवन है वो निर्वाह कर रहे थे। सिंपल सी जो है बात है, कृषि जो आज के टाइम में भी की जाती है। कृषि बिना जो है हम भोजन उपलब्ध नहीं करा सकते। और पशुपालन ये भी एक अहम भूमिका जो है हमारे जीवन निर्वाह के अंदर जो करता है। खेत जुताई में जो है पशु का काम होता है। दूध के लिए जो है हमें पशु की जो है ज़रूरत पड़ती है। शिकार यानी कि शिकार उस टाइम में बहुत किया जाता था, मांस खाने के लिए या फिर उनकी खाल का उपयोग करने के लिए वगैरह। व्यापार एक ऐसी चीज़ है जो कि शुरुआत से ही जो है चलती आई है, इसलिए व्यापार भी एक अहम भूमिका निभाता है। वहाँ पे जो है मोहरें मिली हैं खुदाई के दौरान, तो उन मोहरों से पता लगाया गया कि यहाँ के लोग जो है व्यापार भी करते थे। कृषि, यहाँ के लोग जो है कृषि में गेहूँ, दाल, चावल, ये तीनों चीज़ जो है आम बात है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगी, जो आपके घर में भी उपलब्ध होती है। सफ़ेद चना और बाजरा, ये भी बहुत ही आसान बात है। सफ़ेद चना और बाजरा, गेहूँ, दाल, चावल, सफ़ेद चना और बाजरा, तिल और जौ, इन फसलों की जो है वो कृषि करते थे। आपको याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं है। गेहूँ, दाल, चावल, सफ़ेद चना, बाजरा, तिल व जौ, ठीक है। पशुपालन, मवेशी एक अलग वर्ड है जो आपने अभी सुना होगा, लेकिन भैंस, भेड़, बकरी व सूअर ये आपने अपने आसपास भी देखे होंगे और इनके नाम तो आपको याद भी होंगे। तो वो पशुपालन किस किस के करते थे? भैंस, भेड़, बकरी, सूअर व मवेशी, ये आपको याद रखना है। यह आपको जो है 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। शिकार, यहाँ पर जो है मछलियों व विभिन्न पशु पक्षियों की जो है हड्डियों के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं, जिनसे अनुमान लगाया गया, सिर्फ अनुमान लगाया गया कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो शिकार भी करते थे, उनका मांस भी खाते थे। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, मोहरें प्राप्त हुई जिन पे जो है जिनसे अनुमान लगाया गया कि ये लोग जो है व्यापार भी करते थे। दूसरी सभ्यताओं यानी कि मोहनजोदड़ो से, मिस्र से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो है ये लोग व्यापार करते थे। जो मोहरें मिली हैं उनसे जो है पता लगाया गया कि ये लोग व्यापार करते थे। अगर वीडियो समझ आ रही है तो PR स्टडी को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियो को और शेयर भी करें। बहुत आसान तरीके से जो है बहुत मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमने पता तो किया कि ये लोग कृषि करके जो अपना कि ये लोग जो है कृषि से अपना जो है पेट भरते थे, लेकिन कृषि प्रौद्योगिकी में ये किस किस का यूज़ करके कृषि करते थे? तो ये लोग खेत में जुताई के लिए लकड़ी के हल का जो है प्रयोग करते थे। आपने देखा भी होगा, लकड़ी का हल कुछ इस तरीके से जो है होता है, जिससे जो है खुदाई करते, जो खेत की जो है जुताई करते थे। ये कुओं, नहरों, जलाशयों से जो है फसलों की सिंचाई करते थे। उस टाइम पे जो है टोल या समरसीबल जो है नहीं होते थे, तो क्या करते थे ये कुएँ जो होते थे उनसे, या फिर नहरों से, और या फिर जो जलाशय जो होते थे उनसे जो है अपने फसलों की सिंचाई किया करते थे। फसल काटने के लिए, अब फसल काटने के लिए उस टाइम जो है ये इस तरीके की कुछ दाती जो है नहीं होती थी, तो क्या होता था, इनके पास पत्थर, यानी कि उस टाइम पे जो है पत्थर होते थे और लकड़ी के जो है नुकीले हथियार होते थे, जिनसे जो है ये फसल की कटाई करते थे, या फिर जानवरों का जो है मांस मज्जा भी खुरसते थे। यानी यहाँ फसलों को कटाई करने के लिए नुकीले हथियार का ये इस्तेमाल करते थे। ये लोग बैल का, जैसे कि अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ये पशुपालन में भैंस, भेड़, बकरी भी पालते थे, तो ये बैल का प्रयोग भी जो है जुताई में करते थे। जो हल होता था उसमें ये बैल को जो जोड़ते थे, एक तरफ ये और एक तरफ ये, जिसकी वजह से खेत में जुताई की जाती थी। बहुत ही आसान है, आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है, हो जाएगा। हमने क्या क्या किया मैं आपको बीच बीच में जो है बताता रहूँगा। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके कुछ प्रमुख शहर जो हमें बता रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर जो ये मिलान में भी पूछे जा सकते हैं या फिर MCQ क्वेश्चन के अंदर भी पूछे जाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा कालीबंगन, सबसे इम्पोर्टेंट है कालीबंगन और बनावली, जो कि 100% जो है पूछा जाता है क्वेश्चन में। ये जो है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन जो है बन गया है। कालीबंगन राजस्थान में है, चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में है, और धोलावीरा और लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो हमारा पाकिस्तान में जो है पड़ता है। इनको आपको बिल्कुल ध्यान से जो है याद रखना है। हड़प्पा जो है हमारा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो हमारा पाकिस्तान में है, लोथल व धोलावीरा हमारा जो है गुजरात में है, सोलिस्तान और बनावली हमारा हरियाणा में है, और कालीबंगन हमारा राजस्थान में है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब तक जो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, बहुत आसान था कि हमारी हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज कैसे हुई। हमने बताया कि रेलवे लाइन बन रही थी, जिसकी खुदाई के दौरान ये हुआ, और 1924 में जॉन मार्शल ने इसे नई सभ्यता घोषित कर दी। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि इसका जो है नाम कैसे पड़ा, हड़प्पा नाम कैसे पड़ा, और सिंधु नाम जो है घाटी की सभ्यता कैसे पड़ा। 2 पॉइंट पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो यहाँ के लोग हैं वो अपना जीवन निर्वाह किस तरीके से करते थे। 4 बेसिक चीज़ें बताई थी। कृषि जो है कृषि से करते थे, और शिकार करते थे, और व्यापार करते थे, और एक हमने बताया था पशुपालन जो है
करते थे, बहुत ही आसान किया है। फिर उसके बाद हमने किया कृषि के लिए जो है किस किस का जो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते थे। जुताई के लिए लकड़ी का हल का ये प्रयोग करते थे। बहुत ही आसान जो है हमने एक्सप्लेनेशन जो अभी तक लिया है, कोई बड़ा मैटर हमने नहीं किया। और फिर हमने किया कि ये जो शहर है प्रमुख कहाँ कहाँ पे जो है स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे नगर नियोजन यहाँ का कैसा था। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत आसान टॉपिक, आप कंफ्यूज ना हो। पहले जो हमारा नगर का ही पढ़ा जाएगा। फिर ये नगर जो है 2 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग और एक था हमारा निचला स्थान। ठीक है, कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। दुर्ग के बारे में अलग से पढ़ेंगे जो कि ऊंचे स्थान पर जो है स्थित था, और निचला स्थान यानी कि नीचे स्थित था। बहुत आसान से। फिर जो दुर्ग है उसके अंदर जो है 2 संरचनाएं थी जो मेन थी। एक थे हमारे माल गोदाम, ठीक है, और एक हमारा था जलाशय, विशाल जलाशय, यानी कि जो नहाने का, जो आज के टाइम में स्विमिंग पूल एज लाइक दैट। फिर जो है हम पढ़ेंगे कि जो निचला स्थान है उसके अंदर जो भवन बने थे, यानी कि जो घर बने थे, जो आवास स्थान बने थे, वो किस तरीके से जो है बनाए जाते थे। बहुत ही आसान, कोई ज़्यादा टॉपिक है भी नहीं। तो सबसे पहले जो है हम करते हैं नगर नियोजन। नगर बनाने के लिए जो है पक्की व एक समान आकार वाली ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो ईंट होती थी हमारी पक्की होती थी और एक समान जो है उनका आकार होता था। ठीक है, उसके बाद है नगर में जो सड़कें बनाई गई थी वो चौड़ी सड़कें तथा समकोण पर जो है काटती थी। सड़कें चौड़ी होती थी और जो है समकोण यानी कि 90 डिग्री एंगल पे काटती थी। बहुत आसान है। नगर में एक तो क्या होता है हमारा जो ईंटें जो है वो बनी होती है, जो गली होती है वो ईंटें जो उसमें लगती है, ईंट आपको ध्यान रखनी है। फिर नगर में जो आने जाने के लिए रास्ता चाहिए, यानी कि सड़क, आप अपने आसपास देख सकते हो। तो क्या लिखना है, सड़क जो है हमारी चौड़ी व समकोण पर जो है बनी हुई थी। उसके बाद जो है जल निकासी के लिए नालियाँ, यानी कि आप अपने आसपास के मोहल्ले का देख के बता सकते हो कि जल निकासी के लिए जो आपको यहाँ पे साइड में नालियों की आवश्यकता है, और वो ढकी हुई भी थी। आपके कई मोहल्लों में जो नालियाँ अब ढकी हुई होती हैं, तो वो आपको याद रख के बता देना है। नगर 2 भागों में विभाजन था, यानी कि अभी हमने बताया, एक तो हमारा दुर्ग था और एक था हमारा निचला स्थान। 2 भागों में था। दुर्ग की 2 चीज़ें हमने पढ़ी, माल गोदाम और एक विशाल जलाशय। निचले स्थान में हम पढ़ेंगे भवन निर्माण जो है किस तरीके से नियोजित किया गया था, और आवासों की योजना अनुसार जो है रचना की गई थी, यानी कि सड़क के किनारे पे जो घर बने थे रहने के लिए, वो योजना अनुसार थे, उनके अंदर भी जो है योजना बनाई गई थी। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपको बहुत आसानी से करना है। ये पॉइंट जो आप एक बार दोहरा लेना कि नगर बनाने के लिए जो है क्या योजना बनाई गई थी। बहुत आसान है, पक्की ईंट थी, चौड़ी जो है सड़क थी, जल निकासी के लिए जो है नालियाँ बनाई गई थी। नगर 2 भागों में बटा था और आवासों के जो है योजना अनुसार बनाई गई। हमारा जो नगर था वो 2 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से हमारा एक भाग आया है दुर्ग हमारा एक भाग आया है। यहाँ जो ऊंचे स्थान पर बनाया गया था, दुर्ग जो है ऊंचे स्थान पर बनाया गया था, लेकिन क्षेत्रफल में जो है ये निचले स्थान से कम था। क्षेत्रफल में जो है ये कम था। ये चारों तरफ दीवार से जो बंद था, और ये आपको याद रखना है, दुर्ग चारों तरफ दीवार से बंद था और निचला स्थान भी चारों तरफ से दीवार से बंद था। ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर जो बनाया गया था। जो ये चबूतरे थे ये कच्ची ईंटों के बने थे, यहाँ पे दुर्ग स्थान था, यानी कि कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। इसका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों में किया जाता था, यानी कि किसी महोत्सव, जैसे कि कोई महोत्सव होता था या फिर कोई विशेष कार्य है या फिर कोई सामूहिक प्रयोजन, यानी कि जो सारे समाज मिलकर करते हैं, उसके लिए जो है इसका ऊपरले स्थान का दुर्ग का प्रयोग किया जाता था। अब पढ़ेंगे हम दुर्ग की आगे बढ़ने से पहले हम माल गोदाम 10 मिनट का रेस्ट लेंगे, माल गोदाम की, और एक हमने पढ़ा जलाशय। ठीक है, और आप दुर्ग की 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं। माल गोदाम से आपको समझ आता होगा कि ये जो है वस्तुओं के भंडारण के लिए, सामान के भंडारण के लिए जो बनाया गया होगा। सिर्फ आप इसमें एक बात जो याद रखने हो गया कि माल गोदाम का जो नीचे का हिस्सा था वो ईंटों से जो है बना हुआ था, और लेकिन जो ऊपर का हिस्सा जो था वो लकड़ी से बना हुआ था, जिसके कारण जो है ये नष्ट हो चुका था, अनुमान लगाया गया। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। इसका निचला हिस्सा ईंटों से बना था, जबकि इसका ऊपरला हिस्सा नष्ट हो गया था, जो कि संभवतः लकड़ी का बना हुआ था, जिसमें क्या हम उपयोग करते थे वस्तुओं व सामान का भंडारण करने के लिए। नेक्स्ट है विशाल स्नानघर। स्नानघर जो है ऐसा होता है, यानी कि ये आयताकार का है और इसके नीचे जो है यहाँ पे पानी भरा होता है। ठीक है, और यहाँ पे आने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। यहाँ पे जो पानी भर जाता था, जो गंदा हो जाता था, उसको निकालने के लिए चौड़ी नालियों का भी जो है इस्तेमाल किया जाता था। और जैसा हमने पीछे पढ़ा कि दुर्ग का उपयोग जो है विशिष्ट व सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था, इसी प्रकार इस स्नानघर का प्रयोग भी ऐसे ही किया जाता था। एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं। यह आंगन में बना था जलाशय था, यानी आयताकार जो है आंगन में बना एक जलाशय था। इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी, इसमें जो है यहाँ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ जो है बनी हुई थी, और इसमें पानी निकालने के लिए बड़े नाले भी बने हुए थे। इसका प्रयोग सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, विशेष प्रयोजनों के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था, सामूहिक स्नान के लिए जो इसका उपयोग किया जाता था। हम आपको एक बार पिक्चर दिखा देते हैं। ये है वो विशाल स्नानघर। यहाँ पे जो है सीढ़ियाँ हैं, यहाँ जल निकासी के लिए जो स्थान बना है, इसके चारों तरफ जो है ये हमारा घूमने फिरने के लिए जो है बना है, और
ये जो सार्वजनिक उपयोग के लिए यानी कि जो विशेष सार्वजनिक के लिए उपयोग किया जाता था, इसमें यहाँ पे पानी भरा होता था। इन सीढ़ियों से नीचे आके लोग जो है नहाते थे। और ये आप देख सकते हो ऊंचे स्थान पे स्थित है। आप ये बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो कि किस तरीके से जो इसका निर्माण किया गया है। और ये धरती के नीचे दबी हुई सभ्यता हमें प्राप्त हुई, जिसका हड़प्पा की सभ्यता नाम पड़ा। और जो आप ये देख रहे हो ये हमारा दुर्ग का हिस्सा जो कि है विशाल जलाशय। ये विशाल जलाशय के बारे में हम देख रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे निचला शहर, यानी कि जो नीचे शहर बसा हुआ था। दो भाग बनाए थे हमने, दुर्ग और निचला शहर। तो निचले शहर के बारे में हम पढ़ते हैं। यह नीचे स्थल पर बनाया गया था। निचला शहर तो नीचे बनाया गया था और यह दुर्ग से क्षेत्रफल में बड़ा था। ठीक है, यह भी चारों तरफ जो है मैंने पहले भी कहा दीवार से घिरा हुआ था। इसमें आवासीय भवन यानी कि जो दुर्ग बनाया गया था वो विशिष्ट या सामाजिक प्रयोजनों के लिए बनाया गया था, जो कि केवल किसी तेज त्योहार या किसी राजा के जो है नेतृत्व में वहाँ पे जो है कार्यक्रम किए जाते थे। लेकिन जो नीचे का स्थान था ये आवासीय शहर के लिए बनाया गया था, जिसमें जो है लोग परमानेंट जो है निवास करते थे, लोग रहते थे। इसमें भवन निर्माण नियोजन के अनुसार किया गया था, जिसमें अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ी। यानी कि जो नीचे का शहर था उसमें जो है भवन जो बने हुए थे रहने के लिए, जो लोगों का मकान बना हुआ था वो योजना के अनुसार बना हुआ था, जो है जिसमें बहुत सारी जो है मेहनत लगी होगी। और जो योजना के अनुसार बना था भवन, हम उस भवन के बारे में पढ़ेंगे कि भवन में आखिर होता क्या क्या था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भवन बहुत ही आसानी तरीके से आपको करना है कि वहाँ का जो भवन है या जो वहाँ का गृह निर्माण कला है वो कैसी थी। अपने घर के अकॉर्डिंग जो आपको करना है, तो ये वहाँ का आंगन है जिसके चारों तरफ जो है कमरे जो है बने हुए थे। यहाँ पे कोई जगह है जहाँ पे कुआं बना हुआ था, ताकि जो गली है वहाँ से आता जाता राहगीर भी वहाँ का पानी पी सके। ये जो आंगन है इसका उपयोग जो है कताई व रसोई के लिए किया जाता था। यहाँ पे जो है स्नान घर भी इसका स्पेशल होता था। और स्नान घर की जो हमारी जो फर्श है वो भी पक्की ईंटों से बना हुआ था। और जल निकासी के लिए जो स्नान घर से जो पाइप थी वो दीवारों के माध्यम से जो हमारी गली की नालियाँ हैं उनसे जुड़ी हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट है, अब आपको हम पढ़ा देते हैं। मोहनजोदड़ो में निचले शहर में जो भवन बसे हुए थे, निचले शहर में बसे हुए थे, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ आंगन के चारों तरफ जो है कमरे बने हुए थे। आंगन खाना बनाने व कताई के काम आता था। हर घर में स्नान घर होता था। स्नान घर की नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई थी, जो कि आज भी हैं। ये सारी चीज़ें आज की ही हैं, इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर की जो है नक्शे को अपने दिमाग में लेके आना है कि एक आंगन है, उसके चारों तरफ कमरे हैं, स्नान घर है, आंगन का प्रयोग कताई व रसोई के लिए किया जाता है। बेसिक चीज़ें हैं। कई आवासों में कुएं भी थे। आज समरसीबल है लेकिन उस टाइम पे कुएं होते थे। और कुएं इस तरीके से बनाए गए थे ताकि आता जाता जो है राहगीर उनसे पानी पी सके, उनका उपयोग कर सके। अब हम आपको बताते हैं, अगर ये सड़क है और यहाँ पे ये घर बना है तो आते जाते लोगों की एक आदत होती है जो आज भी है कि ये दूसरे के घर में झांकते बहुत हैं। इसलिए क्या किया वो लोग जो है प्राइवेसी का खास तौर से ध्यान रखते थे। उन्होंने सड़क जो भूस्थल है यानी जो सड़क के किनारे जो दीवारें खड़ी हुई होती है, ये जो हमारी दीवारें होती हैं, इनकी खिड़कियां नहीं बनवा रखी थी, इन कमरों की खिड़कियां नहीं बनाई थी। वो प्राइवेसी का ध्यान रखते थे। लेकिन जो ऊपर के जो भाग थे, ऊपर जो बनी हुई थी 2 मंजिला, उसके कमरों में दीवारों में खिड़कियां ज़रूर थी, यानी कि इनमें एकांतता यानी कि प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। भूमि तल पर बनी दीवारें जो भूमि से अटैच होती थी, खिड़कियां नहीं होती थी उनमें। कुएं में ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिससे राहगीर कुएं का उपयोग कर सके। और वर्तमान समय में 700 कुएं जो है यहाँ पे पाए गए हैं। 700 कुओं का डाटा बताया गया है। आपको समझ आ रहा होगा कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ भी कन्फ्यूजन की बात नहीं, आपको लिखना है और दोहराना है। ठीक है, अब हमारा छोटा सा ही टॉपिक रह गया, कोई बड़ी ज़्यादा टॉपिक अब नहीं है, ज़्यादा टॉपिक जो है अब नहीं है। तो हम बता देते हैं कि अब क्या क्या पढ़ेंगे। जो सभ्यता पाई गई थी उसमें समाज रहते थे और समाज में आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती है। कोई गरीब होता है तो कोई अमीर होता है, जो कि आज भी है। तो पुरातत्वविदों ने इस चीज़ का पता लगाने के लिए क्या अध्ययन किया, उनमें 2 चीज़ों का अध्ययन किया। एक तो उनका समाधान। समाधान क्या होता है कि लोगों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था। जाहिर सी बात है जो अमीर होंगे उनका अच्छे तरीके से किया जाएगा और जो गरीब होंगे उनका ऐसे ही कर दिया जाएगा जैसे उनकी कैपेसिटी होगी। दूसरा किस चीज़ का अध्ययन किया गया कि वहाँ पे जो वस्तुएं थी, जो दिन भर उपयोग होने वाली वस्तुएं थी, वो तो हर घर में मौजूद थी, लेकिन जो उपयोग कीमती वस्तुएं थी वो किसी किसी के पास जो है उपलब्ध थी, जिनसे पता लगाया गया कि यहाँ पे जो भिन्नताएं पाई जाती थी समाज में, सामाजिक और आर्थिक, यानी कि अमीरी गरीबी भी जो यहाँ पे पाई जाती थी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और कोई बात नहीं है। और एक हम पढ़ेंगे कि जो मिस्र की सभ्यता है वहाँ पे भी कब्र का उपयोग किया जाता था लोगों को दफनाने के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ एक खास बात थी कि वो कीमती वस्तुएं जो है ज़्यादा दबाते थे, जिसमें वो विश्वास रखते थे, कीमती वस्तुएं, धन वगैरह। तो हम पढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक को। तो पुरातत्वविदों ने समाज में जो है
गरीबी अमीरी यानी कि सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का पता लगाने के लिए कुछ अध्ययन किया, जिसमें हमारा सबसे पहले है समाधान। समाधान क्या है? इतिहासकारों ने समाज के लोगों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताएं जानने के लिए समाधान का यानी कि अंतिम संस्कार विधि का अध्ययन किया। अंतिम संस्कार, जब वहाँ के हड़प्पा के लोग कैसे करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफनाकर करते थे। कब्रों की बनावट भिन्न भिन्न होने के कारण साक्ष्य मिले, यानी कब्रों की जो है बनावट भिन्न भिन्न थी। किसी की पक्की ईंटों से ढकी थी तो किसी की सिर्फ लकड़ी या मिट्टी से ढकी हुई थी। किसी की कब्र में आभूषण दर्पण मिले तो किसी के में नहीं मिले, जिससे हमें पता लगा कि किस तरीके से जो है वहाँ के लोगों में आर्थिक व सामाजिक भिन्नता पाई जाती थी। कब्रों की बनावट भिन्न भिन्न होने के वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। कई कब्रें ईंटों की चिनाई से बनी हुई थी, यानी कि ईंट जो है उनके ऊपर लगाई गई थी, जो कि अमीरता का जो एक प्रतीक दिखाती है। कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन व आभूषण भी दफना दिए जाते थे। मिट्टी के दर्पण व आभूषण दफना दिए जाते थे, यानी कि वे लोग सोचते थे कि उठेगा और इन चीज़ों का जो दोबारा इस्तेमाल करेगा, या फिर वो पुनर्जन्म में जो है विश्वास रखते थे। और एक बात, जो आभूषण जो है वो महिला के साथ साथ पुरुष की कब्र में भी पाए जाते थे, यानी कि उस टाइम पे पुरुष भी आभूषण पहनते थे। शायद ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुरुष व महिला दोनों की कब्रों में आभूषण पाए गए, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पुरुष आभूषण पहनते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो सिर्फ दर्पण, बर्तन आदि चीज़ जो है कब्र में दबाते थे। लेकिन जो मिस्र में जो पिरामिड बने हैं वो पिरामिड भी कब्रों से ही बनाए गए हैं। और कुछ पिरामिड जो है जिनमें राजकीय समाधान होते थे, यानी कि राजा सम्राट की कब्र जो है कुछ पिरामिड में होती थी, क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। वो धन संपत्ति दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे हड़प्पा सभ्यता वाले, लेकिन मिस्र सभ्यता वाले बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दबाते थे। मिस्र के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते थे। छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल आसानी से जो आपको ये समाधान के बाद जो है आर्थिक व सामाजिक भिन्नता जानने के लिए उन्होंने प्रति उपयोगी वस्तुओं को, यानी कि जो रोज़ उपयोग होती थी उसका, और जो कीमती वस्तुएं हैं जो किसी किसी के पास मिलती थी उनका अध्ययन किया। यानी कि जो उपयोगी होगी वो हर घर में होगी, जो कीमती होगी वो सिर्फ अमीर के पास होगी। सबसे पहले रोज़मर्रा उपयोगी वस्तुएं। ये रोज़मर्रा उपयोगी वस्तुएं होती हैं, ये सस्ती होती हैं, यानी कि ये रोज़मर्रा की है तो ये सस्ती भी होंगी। ये पत्थर व लकड़ी की बनी होती थी, जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है पढ़ते आ रहे हैं। ये आसानी से प्राप्त हो जाती थी, जैसे कि चक्की, मिट्टी के बर्तन, सुई आदि। चक्कियाँ और मिट्टी के बर्तन जो है, सुई आदि, जो लकड़ी से बनने वाले या मिट्टी से बनने वाले पदार्थ थे, आसानी से प्राप्त हो जाते थे, जो हर घर में जो उपलब्ध होते थे, जो कि उपयोगी जो रोज़मर्रा की वस्तुएं होती थी। लेकिन नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है कीमती वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्थानीय स्तर पर आसानी से नहीं मिलती थी, यानी वो वस्तुएं जो हर स्थान पर जो है उपलब्ध नहीं होती थी। कीमती वस्तुएं ये अधिक महंगी होती थी, ये हर स्थान पे नहीं होती थी, इसलिए ये अधिक महंगी होती थी। ये एक कॉमन सी बात है। पुरातत्वविदों ने इन्हें कीमती वस्तुओं में शामिल किया। कीमती वस्तुएं मानते थे क्योंकि ये हर जगह उपलब्ध नहीं थी। उदाहरण दिया जैसे फ्योन्स के पात्र। फ्योन्स के जो पात्र होते हैं उनको जो है कीमती वस्तुओं का दिया गया, क्योंकि इन पर डिज़ाइन होता था और इनको घिसी हुई रेत से जो है बनाया जाता था, और जो चिपचिपा पदार्थ है उसके साथ तपाकर जो है इसे बनाया जाता था। पढ़ते हैं हम आगे। कीमती पात्र थे क्योंकि ये पात्र कीमती थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। इनको बनाने में कई दिन लगते थे, बहुत ज़्यादा श्रम जो है मेहनत जो इनकी लगती थी। इसमें जो है घिसी रेत का उपयोग जो है किया जाता था। रंग का और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर जो है ये कीमती पात्र बनाए जाते थे, जो कि सिर्फ अमीर लोगों के पास ही उपलब्ध थे, जिससे जो है आर्थिक व सामाजिक भिन्नता का पता लगाया जा सकता है। अब है हमारा सबसे लास्ट टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, जो कि 4 या 5 नंबर में 100% पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बने रहे हमारे चैनल के साथ और भी सब्जेक्टों की वीडियो और भी क्लासेस की वीडियो को देखने के लिए। हड़प्पा सभ्यता के जो है पतन के कारण बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसान है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना व नदियों का मार्ग बदल लेना, अत्यधिक भूमि का उपयोग कर लेना। सिंपल सी बात है, वनों की कटाई होगी तो बाढ़ अधिक आएगी, जलवायु में परिवर्तन होगा, नदियाँ सूख जाएंगी या फिर नदियाँ जो है अपना मार्ग बदल देंगी बाढ़ के कारण, वनों की कटाई के कारण, और भूमि का अधिक उपयोग करेंगे तो वनों की कटाई करनी पड़ेगी घर बनाने के लिए, जिसके कारण ये सभी प्राकृतिक जो है कारण अभी तक बताए गए हैं, और इनसे जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। थैंक्स फॉर वॉच आवर वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और PR स्टडी को साथ जो है बने रहे। PR स्टडी।